हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, अब तक हमने पंचायती राज पढ़ा है, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी है। ठीक है, तो अब जो हमने पंचायती राज पढ़ा है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा, देखो क्वेश्चन को ना अच्छे से ध्यान से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर तक जाओ। ठीक है, तब तक क्वेश्चन सही नहीं पढ़ोगे जल्दबाजी के चक्कर में कि स्टार्टिंग का एक कथन पढ़ा और फिर लगा कि अरे अरे ये तो हमें आता है, और कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाओगे जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो सकते। इसलिए ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, उन पर फोकस करना है, अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। दूसरा कथन क्या है, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, कौन सा कथन असत्य है। अब आप इसे नहीं पढ़ते तो आपको लगता कि यार ये दोनों सही हैं, तो एक और दोनों पे क्लिक करके आ जाते, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चलता है कि असत्य पे फोकस कर रहे हैं, कि असत्य कौन सा हमें वो बताना है। ठीक है, इसमें से असत्य कौन सा है, डी, कोई भी नहीं। ये जो दोनों कथन है हमारे एकदम सही है। क्यों है, क्योंकि जो ग्राम सभा होती है वो वयस्क लोगों की सभा होती है, जिन्हें वोट डालने का अधिकार होता है और जिनकी आयु 18 से ज़्यादा होती है ना। वो लोग वयस्क होते हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में होता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है ग्राम सभा। ये बात तो सही है, जिसमें सिर्फ एक गांव भी हो सकता है या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा था कि एक पंचायत एक या एक से अधिक गांवों की हो सकती है, एक ग्राम सभा एक या एक से अधिक गांवों की हो सकती है ना। तो जो गांव का जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक का है, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो दोनों स्टेटमेंट है तो एक ही, तो यानी कि असत्य कौन सी है इनमें से, कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कि ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, असत्य इनमें कोई भी नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि कथनों पर विचार कीजिए, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप तीनों को पढ़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। दूसरा है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, तीनों, या कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि इन तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है। क्लियर है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। हमें पता है पंच और सरपंच का हम चुनाव करते हैं, है ना। पंच और सरपंच का हम चुनाव करते हैं, उन्हें वोट डालकर चुनते हैं। लेकिन जो सचिव होता है वो अपॉइंटेड होता है। सचिव कैसा होता है, अपॉइंटेड, और उसे कौन अपॉइंट करता है, सरकार। तो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ठीक बात है, ग्राम सभा का सचिव होता है कौन, वह है सचिव, पंचायत का सचिव, जो सरकार जिसे नियुक्त करती है। जो ग्राम पंचायत का सचिव है वो ग्राम सभा का भी सचिव होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा जी, दूसरी, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, कई वार्डों में बटी होती है ग्राम पंचायत,
ये भी हमने पढ़ा था, है ना। क्या कि ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है, इसे विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक आदमी को वोट डाल के चुना जाता है, ठीक है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है और चुने हुए प्रतिनिधि को हम पंच के नाम से जानते हैं। तो चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्टेटमेंट सही है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय पंचायती दिवस? तो जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। अच्छा जी, फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। उसके बाद क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से ग्राम पंचायती कार्यों में कौन सा शामिल है? ये क्वेश्चन है कि ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा है जो ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है? तो हमने पढ़ा था कि सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, स्कूल बनवाना, पानी के स्रोतों की सुविधा करना, अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भवन जैसे धर्मशाला बनाना, उनका रखरखाव करना, ये किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का। स्थानीय कर लगाना और उसको इकट्ठा करना जिससे उनकी इनकम होती है, ये भी सही है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। अब जो भी सरकार ने योजना बनाई उन्हें गांव के लेवल पर लागू करने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का। तो कौन कौन से कार्य, इनमें से कौन से हैं जो ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है? तो तीनों, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर आपको देना है कि संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हमें पता है, ये आर्टिकल 40 में है। ये किसके अंतर्गत आता है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 हमें किसके बारे में बताता है? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। इसी से इंस्पायर होके ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था पंचायती राज अधिनियम को? 2 सितंबर 1959 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्थानीय शासन का जनक? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लॉर्ड कैनिंग। सही ऑप्शन क्या होगा? किसे कहा जाता है? तो जो भारत में स्थानीय शासन का जनक है वो है लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। इन्होंने 1884 में एक एक्ट दिया था जिससे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए इन्होंने, मतलब स्थानीय शासन की शुरुआत के लिए इन्होंने कदम उठाए थे कुछ 1884 में, इसलिए इन्हें भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। क्लियर है? बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? हमने पढ़ा था बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? प्रशासनिक व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, भारतीय संघ व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था? किससे संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति? पंचायती राज व्यवस्था से, है ना। इसी की सिफारिश पर हमारे पंचायती राज का गठन हुआ था और त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि 3 स्तर पर बना था क्या हमारा पंचायती राज। कौन कौन से स्तर थे वो? कौन कौन से स्तर थे? गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, दूसरे लेवल पर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, है ना। ये 3 स्तर हमने पढ़े थे, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज का आरंभ कहाँ किया गया था? ये भी हमने NCERT में पढ़ा था कि सर्वप्रथम पंचायती राज भारत के कौन से राज्य में शुरुआत की गई थी पंचायती राज की? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो किस में की गई थी? राजस्थान में। और राजस्थान की कौन से जिले में की गई थी? नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में की गई थी। दूसरे नंबर पर
आंध्र प्रदेश में की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय व्यवस्था, चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं है, त्रिस्तरीय व्यवस्था। अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना, कितने स्तर की थी? 3 स्तर की, है ना। 3 स्तर की बात कही थी बलवंत राय मेहता ने, त्रिस्तरीय व्यवस्था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है? कौन सा है? 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990? कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और म्यूनिसिपैलिटीज से 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। अब लोग ये क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूज कर सकता है। अभी हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि ग्राम सभा का सदस्य 18 वर्ष, है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो आपने देखा कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए तो आपने डायरेक्ट टिक कर दिया 18 वर्ष, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को समझिए, ये क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत का सदस्य, किसका सदस्य? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत किन से मिलकर बनती है? ग्राम पंचायत में कौन होता है? ग्राम पंचायत में पंच सरपंच होता है ना। ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच का चुनाव किया जाता है और सचिव की नियुक्ति, इनसे मिलकर क्या बनती है? ग्राम पंचायत, है ना। ये होते हैं ग्राम पंचायत में। अच्छा जी, तो अब ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होगी? 18 वर्ष की आयु। तो 18 वर्ष की जो आयु होती है उसमें हम वोट डालते हैं, वोट डालने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और वो जो वोट डालने के काबिल है, जिसका नाम मतदाता सूची में है, 18+ है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। लेकिन ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होगा? जो या तो पंच होगा या कोई सरपंच होगा, वो ग्राम सभा का सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य होगा, यानी कि जो चुना गया है वो। तो इलेक्शन लड़ने के लिए सीधा सा मतलब है कि पंच या सरपंच बनने के लिए आपकी निम्न आयु, यानी कि न्यूनतम, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर देना है अब आपको। तो यहाँ 18 वर्ष सोचेंगे कि भाई वोट डालने की एज 18 है, तो इलेक्शन लड़ने की भी 18 होती होगी। सो नहीं, आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कि पंच या सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? कौन सा भाग है पंचायतों से संबंधित? चौथा, 8वां, 9वां या छठा? तो जो हमारा 9वां भाग है वो पंचायतों से संबंधित है। और नगर पालिका से 9A, नगर पालिका से कौन सा है? 9A। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन के बारे में बताया गया है। तो वो था आर्टिकल 40 जो DPSP में है, जिससे आर्टिकल 243 निकल के आता है। ठीक है, जिससे आर्टिकल 243 निकल के आता है। और इसमें पूछा गया कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आर्टिकल 243 में है। ठीक है, 243 में। क्लियर है? उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है पंचायती राज के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में? 8वीं, 5वीं, 11वीं या 3री? कौन सी शेड्यूल में पढ़ते हैं हम? 11th शेड्यूल में पढ़ते हैं हम पंचायती राज के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन। क्लियर है? कितने विषय हैं? कितने विषय हैं पंचायती राज के पास 11वीं अनुसूची में जिस पर वो काम करती है? कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषयों पर काम करती है पंचायती राज, जो कि 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। क्लियर है? अच्छा जी, क्या क्या पढ़ा हमने? कौन कौन से क्वेश्चन किए?
कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, किन से मिलकर बनती है ग्राम सभा और क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है। फिर हमने पढ़ा कि ग्राम पंच को कौन होता है, ग्राम सचिव कौन होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वो मतलब कि फिर हमने पढ़ा कि पंचायत के काम क्या क्या होते हैं, नालियाँ बनवाना, स्कूल बनाना, कर लगाना और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं लागू करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 40 में है, डीपीएसपी में दिया गया है। डीपीएसपी कहाँ है, पार्ट डीपीएसपी कौन से पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, डीपीएसपी, तो डीपीएसपी हमारे पास पार्ट 4 में है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो 2 सितंबर 1959 को। और जो डीपीएसपी है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, ठीक है, ये भी बताइए डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में आते हैं हमारे पास, तो डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद क्या पढ़ा था, अधिनियम कब पारित हुआ, पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 को। उसके बाद भारत में स्थानीय शासन का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, जिन्होंने 1884 में म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए कोई प्रावधान किए थे कि भाई गाँवों में नालियाँ बनवाना, गलियों में लाइट का की सुविधाएं करना, ये कुछ लोगों के ये काम बांट देंगे जिन्हें म्यूनिसिपैलिटीज़ कहा गया, तो इन्हें स्थानीय शासन का जनक कहा गया, ठीक है। अच्छा, फिर बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज से है। पंचायती राज का आरंभ कहाँ हुआ, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, त्रिस्तरीय की। संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से कौन सा संबंधित है, 73वां 1992। कितनी आयु होनी चाहिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, संविधान का 9वां, और नगर पालिका से 9वां, 9th ए। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 243 में है। पंचायती राज के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में, 11th में है। कितने विषय हैं, 29। तो आई होप पंचायती राज का आपको रिवीजन हो गया होगा, और जितने भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहा है तो प्लीज़ अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़िए। पंचायती राज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने इस वीडियो में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चंस डिटेल में एनालिसिस नहीं किए हैं, क्योंकि ये हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, तो बेसिक उठाया है, बहुत कुछ पढ़ना है आपको इसमें, तो आप पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।